अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। सोमैटिक मतलब सोमैटिक सेल से, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन सोमैटिक सेल से क्या होगी, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जो नॉर्मल वैसे एम्ब्रियो बनता है उसको हम जाइगोटिक एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन ये जो सोमैटिक सेल से बन रहा है इसको हम सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम है। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, दो इसकी टाइप्स होती हैं, दो तरीक़ों से ये हो सकता है। फिर इसके अलावा इसके मेजर स्टेप्स देखेंगे, फिर इसका पूरा मेथड देखेंगे और मोनोकोट और डाइकोट में एम्ब्रियोजेनेसिस का थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं और एप्लीकेशंस। तो पहले हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सोमैटिक सेल्स या टिश्यू एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये ऐसे सेल से बनते हैं जो नॉर्मली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, यानी कि वैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में एग सेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाकी जो प्लांट टिश्यू बाकी जो सेल्स हैं वो अगर बना रहे हैं एम्ब्रियो तो वो फिर सोमैटिक एम्ब्रियो होगा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल, सिंगल सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर कोई डेवलपमेंटल पाथवे होता है जिसकी वजह से एक नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बनते हैं और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली बात ये कि सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स, उनमें पाथवे होता है, डेवलपमेंटल पाथवे होता है जिसकी वजह से नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बनता है जो कि बाद में कंप्लीट प्लांट बना सकता है। तो अब इसके हम देख लेते हैं पहले जाइगोटिक एम्ब्रियो और सोमैटिक एम्ब्रियो में फ़र्क क्या है। जाइगोटिक एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, और सोमैटिक एम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक सेल्स। यानी सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं सिंपली, और जाइगोटिक के अंदर ये मतलब एग वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है इसमें सीड कोट प्रेजेंट है जबकि सोमैटिक के अंदर नहीं है। फिर उसके अलावा जाइगोटिक ने क्या बनाना है, सीड बनाना है, इसने सिर्फ एम्ब्रियो बनाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्लांटलेट्स इसमें हेल्दी होते हैं, इसमें वीकर होते हैं। ये मदर प्लांट की तरह का नहीं होता, ये मदर प्लांट की तरह का होता है, इसमें प्रोपगेशन लो है और इसमें प्रोपगेशन हाई है। मेन इसके अंदर हमने बस यही डिफरेंस देखना था कि जाइगोटिक, इसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्यों कहते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो क्यों कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि सोमैटिक सेल से बनता है। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स देख लेते हैं। दो इसकी टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और एक है सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। प्राइमरी के अंदर क्या होगा कि एक्स प्लांट्स को यूज़ करते हुए जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है तो फिर वो क्या है, प्राइमरी एम्ब्रियोजेनेसिस, प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और अगर क्या हो रहा है कि पहले से कोई सोमैटिक एम्ब्रियो पड़ा हुआ है उससे अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो फिर ये क्या होगा, सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो अगर सोमैटिक एम्ब्रियो से बन रहा है तो सेकेंडरी, और अगर एक्स प्लांट से बन रहा है तो प्राइमरी। अभी जो हम आगे सारा प्रोसेस पढ़ेंगे वो हम प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अब दो मोड्स हैं जिस तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर था, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली हो जाएगा, यानी कि कैलस स्टेज नहीं होगी, इसमें कैलस की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जबकि जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली एक्स प्लांट से डेवलप हो जाएगा। जबकि जो इनडायरेक्ट है इसमें क्या होगा कि पहले क्या बनेगी, पहले एक कैलस स्टेज बनेगी, इंटरमीडिएट कैलस स्टेज, और उसके बाद जो है वो फिर क्या कहते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, और मतलब कि जो इनडायरेक्ट है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। टाइप कौन सी पढ़ेंगे, प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसका जो मोड है वो इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को आगे हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके मेजर स्टेप्स देख लेते हैं। मेजर स्टेप सबसे पहला इसके अंदर क्या कहते हैं, स्टेप ये होता है कि जो कैलस है, पहले तो कैलस बनता है। ठीक है, कैलस किस तरह से बनता है वो हम कैलस कल्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कैलस के अंदर मतलब इंडक्शन करते हैं कि कैलस जो है वो डिवाइड होता है और क्या बनाता है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना देता है, जिनको हम यहाँ पर कहते हैं एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स। एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स क्या है, एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स बाद में सोमैटिक एम्ब्रियो की जो सबसे पहली स्टेज होती है, ग्लोबुलर स्टेज, उसमें डेवलप हो जाते हैं। फिर मैचुरेशन में क्या होगा कि जो ग्लोबुलर स्टेज है इससे हार्ट शेप स्टेज, और फिर मतलब इसके अंदर जो है मैचुरेशन के अंदर एम्ब्रियो ने मेच्योर होना है। ठीक है, ये इमेच्योर एम्ब्रियो है, इससे मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद कन्वेयन के अंदर क्या होगा कि जो मेच्योर एम्ब्रियो है उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके मेजर स्टेप्स हैं। इसके बाद हम आगे मेथड पूरा देखते हैं कि होता क्या है।
ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है ये मेथड होता है, किस तरह से हम एक्सप्लांट लेते हैं, कैलस बनता है। ये जो इसके दरमियान वाला जो सारा प्रोसेस है वो हम पहले कैलस कल्चरिंग वगैरह के अंदर पढ़ चुके हैं। मेथड इसका हम देख लेते हैं। इसमें हम एक्सप्लांट के तौर पर किस किस चीज़ को ले सकते हैं, लीफ पेटियोल या फिर रूट सेगमेंट हम ले सकते हैं 7 डे ओल्ड सीडलिंग से, ठीक है। और उसके अलावा हम इसके अंदर कैम्बियम टिश्यू, स्टोरेज रूट से हम कैम्बियम टिश्यू को भी एज ए एक्सप्लांट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक्सप्लांट ले लिया, उसके बाद जो दरमियान वाले प्रोसेस हैं वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हम पहले इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं हम, सरफेस स्टेरलाइजेशन करते हैं, किस तरह से करते हैं वो हम सारा पहले सब कल्चरिंग के अंदर, मतलब जितने भी हमने कल्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर हम ये चीज़ बार बार देख चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए अब जो हमारा एक्सप्लांट है उसको हमने सेमी सॉलिड एमएस मीडियम के अंदर रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो पहले वाली सारी बात जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टेरलाइजेशन करते हैं और सारी चीज़ें, वो यहाँ पर अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, एक्सप्लांट जो हमारा स्टेरलाइज्ड एक्सप्लांट है उसको हमने क्या कर दिया, हमने उसको जो सेमी सॉलिड मीडियम है उसके अंदर हमने उसको रख देना है, ठीक है। अब हमने इनको इंक्यूबेट कर देना है डार्क में। उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा कि कैलस टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये कैलस की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अब जब कैलस बन गया तो फिर हमने क्या करना है, उसके 4 हफ्तों के बाद हमने उसका सस्पेंशन कल्चर बनाना है, ठीक है। हमने क्या करना है, कैलस टिश्यू को एक 250 ml फ्लास्क में, जिसके अंदर 20 से 25 ml लिक्विड मीडियम है। लिक्विड मीडियम कौन सा है, यानी कि जो हमने इसके अंदर मीडियम यूज़ किया ना, सेम यही वाली कंपोजिशन वाला मीडियम हमने लेना है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एगर नहीं होगा, क्योंकि ये सेमी सॉलिड था, इसमें तो एगर था, लेकिन इसमें हमने एगर नहीं लेना, ये लिक्विड होना है टोटल, सही है। तो वही हमने क्या कहते हैं मीडिया लेना है, उसी वही कंपोजिशन लेनी है। और फिर उसके अंदर यानी कि क्या है, ये हमारी 250 ml की फ्लास्क है, उसके अंदर 20 से 25 ml जो है वो लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा जो कैलस है उसको हमने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको फ्लास्क को हमने रख देना है हॉरिजॉन्टल गायरेटरी शेकर पे, यानी कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन होती है इस शेकर में, ठीक है। और 25 डिग्री सी पे हमने इसको रख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इस स्टेज पे लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे जो है वो सस्पेंशन कल्चर बन जाते हैं। सस्पेंशन कल्चर बन गया। सस्पेंशन कल्चर बनने के बाद क्या होगा कि अब इसके अंदर क्या है, सिमेटिक एम्ब्रियोज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि उसके अंदर सिमेटिक एम्ब्रियोज बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जब उसके अंदर काम हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं, तो अब हमें उसकी सब कल्चरिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम सस्पेंशन कल्चर को 4 हफ्तों के बाद सब कल्चर करते हैं, ठीक है। हमने 5 ml टू 65 ml फ्रेश मीडियम को हमने ट्रांसफ़र करके तो हम इसको 4 हफ्तों के बाद मतलब सिंपली इसकी सब कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 से 4 हफ्तों के बाद क्या होता है कि कल्चर के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होंगी। और फिर हमने क्या करना, उसमें जो स्मेटिक एम्ब्रियोज हैं उनको हमने आगे एगर मीडियम के ऊपर रख देना, जिसके अंदर 2,4-D नहीं है, ठीक है। और ताकि उसके अंदर प्लांटलेट जो है वो डेवलप हो सके। और फिर प्लांटलेट जब डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, उनको फिर आगे हम पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इस सारे को मतलब वैसे अगर मैं कहूँ तो ये वाली जो है ना, ये वाली पिक्चर ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर बस हम यहाँ पर ये देख रहे हैं थोड़ी सी चीज़, ये वाला हम हिस्सा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो है हमारा सेमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है। ये पहले ग्लोबुलर स्टेज है, फिर हार्ट, फिर उसके बाद टॉर्पीडो, और फिर कोटिलेडनरी स्टेज, ठीक है। अच्छा, ये डाइकोट का है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये डाइकोट का है, ठीक है। इसमें 2 कोटिलेडन है, ये डाइकोट का है, वैसे अगर आ जाता है तो डाइकोट में ये आएगा। और जाइगोटिक के अंदर हम देख लेते हैं कि अच्छा, अब इसके अंदर हमें फ़र्क जो है हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर सीड कॉर्ड भी है, इसके अंदर सीड कॉर्ड भी नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा सा, और ये क्या है, ये मैचुरेशन जब होती है तब ये होता है। पहले ग्लोबुलर स्टेज बनती है, ग्लोबुलर से फिर ये जो सारी मेच्योर होकर यहाँ तक जो है ये मेच्योरेशन में ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने मोनोकोट और डाइकोट में फ़र्क देखना है, ठीक है। सिमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के मोनोकोट और डाइकोट में फ़र्क देखना है। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि मोनोकोट के अंदर 1 कोटिलेडन होता है और डाइकोट के अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं। तो अब इसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है, इसके यहाँ पर इस स्टेज में जो है फ़र्क होगा, ठीक है। इस स्टेज के अंदर ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डाइकोट का है, और नीचे वाला क्या है, ये मोनोकोट का है। तो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसके दौरान जो है फ़र्क होगा
मोनोकोट के और डाइकोट के एम्ब्रियो में, ठीक है। हमें यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ये तो जाइगोटिक है, जबकि ये जो नीचे वाला है ये डाइकोट है और फिर ये मोनोकोट है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये वाली क्या कहते हैं ये बना सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब इसकी ग्लोबुलर स्टेज है, फिर इसकी हार्ट शेप स्टेज में भी फ़र्क है इसके अंदर, क्योंकि दो कोटिलेडन बनने आ गए, ठीक है। ये इसकी टॉर्पीडो स्टेज है, सही है, ये इसकी टॉर्पीडो है, इसकी 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 ये है स्कर्टेलर, और उसके बाद ये फिर इसके आगे कोटिलेडनरी स्टेज है, ठीक है, जिसमें दो कोटिलेडन है और इसकी कोलियोप्टाइलर स्टेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है कि रेडिकल पे जो है कोलियोराइजा और प्लोम्यूल पे जो है वो कोलियोप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कोलियोप्टाइल्स होते क्या हैं, कोलियोप्टाइल्स जो है वो शूट टिप पे होते हैं, ठीक है, मतलब ये शूट टिप को कवर करते हैं, और जो क्या कहते हैं ये कोलियोराइजा हैं ये रूट टिप को कवर करते हैं, ठीक है, जहाँ से फिर रूट्स निकलती हैं। जबकि जो डाइकोट है इसमें क्या है, इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर देख सकते हैं इसका जो है वो कोलियोप्टाइलर बन रहा है, जबकि इसका जो है कोलियोप्टाइलर नहीं है, इसका कोटिलेडनरी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मोनोकोट्स के अंदर जो कैम्बियल टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि जो डाइकोट्स हैं उसमें कैम्बियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। मोनोकोट्स को कल्चर करना ईजी होता है और डाइकोट्स को कल्चर करना मुश्किल होता है। फ़र्क इसमें मेन जो है सिर्फ इनकी ये डेवलपमेंट के दौरान है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान है, ठीक है। इनकी ये देखें शेप्स के अंदर हमें फ़र्क पता चल रहा है, और लास्ट फेज के अंदर हम देख सकते हैं इसके अंदर दो कोटिलेडन्स बनेंगे और इसके अंदर एक है, ठीक है। और ये कोलियोप्टाइलर है, मतलब ये जो है ये कोलियोप्टाइलर है। तो ये हमारा था थोड़ा सा इसके अंदर मोनोकोट और डाइकोट का। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पे। अगर हम मीडियम के अंदर रिड्यूस नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे तो वो एम्ब्रियो की क्या कहते हैं मेच्योरेशन वगैरह के अंदर हेल्प करेगी। फिर इसके अलावा कि अगर आयरन जो है एब्सेंट होगी इसके अंदर, तो फिर जो है एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है ग्लोबुलर से हार्ट शेप में वो नहीं होगी। तो मतलब कि ग्लोबुलर से हार्ट शेप में जाने के लिए क्या है, आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं क्या कहते हैं वो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो साइटोकाइनिन के साथ मिलके क्या करता है, ये एक क्या कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। एसेंशियल इस तरह से है कि ये ग्रोथ और इंडक्शन करवाता है एम्ब्रियोजेनेसिस की, ठीक है। और उसके बाद क्या है, साइटोकाइनिन का आगे हम रोल देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये सोमैटिक एम्ब्रियो की मैच्योरेशन और क्या कहते हैं मतलब कि इसके अंदर ये कि कोटिलेडन डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या है, मैच्योरेशन में और कोटिलेडन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर दें, अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, उससे भी जो सोमैटिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सकती है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके अलावा कल्चर वेसल में हम देखें तो जो एम्ब्रियो की पोजीशन है और जो मीडियम का जो क्या कहते हैं मीडियम की जो स्टेट है उसका भी एम्ब्रियोजेनेसिस पे अफेक्ट होता है। तो इसमें हमने मेनली क्या देखा, नाइट्रोजन, आयरन, उसके अलावा हमने साइटोकाइनिन यानी ग्रोथ रेगुलेटर, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल, और फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और फिर उसके बाद हमने पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोज और फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। फिर इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। लार्ज स्केल प्रोपगेशन कंपेयर टू जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो की बजाय इसके अंदर जो है वो ज़्यादा प्रोपगेशन होती है, ठीक है। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ये ऑर्गेनोजेनेसिस से ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। यानी इसमें अलग से वो जिस तरह उसमें होता है कि शूट कल्चर में फिर हमें रूट की करवानी पड़ती है, तो इसमें ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा ये म्यूटाजेनिक स्टडीज़ और म्यूटेंट प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्पफुल है, क्योंकि जो बनते हैं ना हमारे सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं ये सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ये होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं नेचर में, तो ये फिर म्यूटाजेनिक स्टडीज़ के अंदर हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा ये जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स के अंदर इनका मतलब कि इनका रोल होता है, यानी कि जीन ट्रांसफ़र वगैरह के अंदर ये हेल्प करते हैं। पैथोजन फ्री प्लांट प्रोडक्शन में ये यूज़फुल हैं, और उसके अलावा ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी, मतलब प्रोटोप्लास्ट कल्चर का भी ये सोर्स है। वैसे जो है हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं जब किसी भी प्लांट को रीजनरेट करवाना होता है, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस और एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये था हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जिसके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होती है। तो ये सारा हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन देख ली, फिर उसके बाद हमने दो टाइप्स देख ली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
मोड्स हमने देख लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्टेप्स हमने 3 देख लिए, जिसमें था इंडक्शन, मैचुरेशन और फिर उसके बाद था रीजनरेशन, नहीं कन्वेयन था। फिर उसके बाद हमने इसके जो हैं सारे जो मेजर स्टेप्स हैं वो देख लिए। ठीक है, पहले हमने एक्सप्लांट लिया, फिर हमने उसको क्या कहते हैं मीडियम में रख दिया, फिर उसके बाद हमने उसका सस्पेंशन कल्चर बनाया। सस्पेंशन कल्चर के अंदर फिर क्या है, एस्मेटिक एम्ब्रियोज बन गए। एम्ब्रियोज की फिर आगे डेवलपमेंट हो गई, ग्लोबुलर हार्ट और फिर टॉर्पीडो स्टेज, और फिर उसके बाद वहाँ से प्लांट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा मोनोकोट और डाइकोट में फ़र्क देखा, ये हमारा मोनोकोट और डाइकोट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क था। और उसके बाद फिर हमने इसके फैक्टर्स देख लिए, नाइट्रोजन, आयरन। फिर उसके बाद यहाँ पर था हमारा वो साइटोकाइनिन, एक्टिवेटेड चारकोल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फिर एम्ब्रियो की पोजीशन और फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, ये थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस देखनी थी। ठीक है, तो ये सारा था हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।